मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी फर्स्ट ईयर का अंतर्गत सेकंड पेपर जिसका कि नाम काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स है। इसी में थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की, और साथ में बताया था थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के बारे में। थर्मोडायनेमिक जब वेरिएबल की बात की तो हमने बताया था कि इंटरनल एनर्जी को 4 पैरामीटर की सहायता से व्यक्त कर सकते हैं, और हमने बताया था कि इसके लिए जो 4 पैरामीटर हैं वो है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तथा एंट्रोपी। इसके अलावा एक हमने बताया था, अगली हेडिंग थी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल या फंक्शन। इसमें हमने ये बताया था कि 4 थर्मोडायनेमिक जो है वो फंक्शन होते हैं, और उन फंक्शनों को व्यक्त करने के लिए वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है, जो हमारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल हैं, इनकी सहायता से हम उनको व्यक्त कर सकते हैं। और साथ में ये भी बताया था कि 4 प्रकार के थर्मोडायनेमिक फंक्शन होते हैं, जिनको कि क्रमशः हम 4 नामों से जानते हैं। पहला नाम है हमारा इंटरनल एनर्जी, दूसरा बताया था इसको कि यू द्वारा व्यक्त करते हैं। इसके अलावा दूसरा हमने बताया था हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, जिसको कि एफ द्वारा व्यक्त करते थे। तीसरा हमने बताया था एंथैल्पी, जिसको कि एस द्वारा व्यक्त करते थे। इसके अलावा चौथा जो बताया था गिब्स फंक्शन बताया था, इसको जी द्वारा व्यक्त करते थे। इसी सीरीज में आज जो है हम पहला जो है थर्मोडायनेमिक फंक्शन लेके आए हैं, जिसका कि नाम इंटरनल एनर्जी है, जिसे क्या कहते हैं, किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा। और हमने पहले ही बताया था आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, किसी भी निकाय की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है। कोई भी निकाय है उसकी अपनी स्वयं की आंतरिक ऊर्जा अवश्य होती है। जब उसको ऊष्मा दी जाती है तो वह ऊष्मा जो है उसके मान को जो है चेंज करती है। कोई भी निकाय बगैर ताप के नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी में स्टार्ट करते हैं। हमारी हेडिंग है इंटरनल एनर्जी, जिसे कहते हैं आंतरिक ऊर्जा। किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा एक ऊष्मागतिक वेरिएबल है। अब देखिए बात यहाँ पर आ गई कि कोई भी निकाय है उसकी आंतरिक ऊर्जा जो है वो एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है। देखिए थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्यों है, क्योंकि हमने पहले बताया था जो भी वेरिएबल है उनको व्यक्त करने, जो भी हमारे थर्मोडायनेमिक फंक्शन है उनको व्यक्त करने के लिए वेरिएबल की आवश्यकता होती है। अगर वेरिएबल नहीं होंगे तो उस फलन को व्यक्त करने में बहुत सी दिक्कतें आएंगी। इसे ऊष्मागतिक फलन भी माना जा सकता है। अब देखिए बात यहाँ पर आ गई, जो हमारा फलन है इसको क्या करें, इसको फलन भी मान सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ऊष्मागतिक फलन जो है वो वेरिएबल के फॉर्म में व्यक्त किया जाएगा, इसलिए इसको डायरेक्ट क्या कह दिया गया कि ये ऊष्मागतिक वेरिएबल होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि ऊष्मागतिक फलन को व्यक्त करने के लिए वेरिएबल की आवश्यकता होती है। ठीक है, माना कि किसी निकाय को एक साम्यावस्था से दूसरी साम्यावस्था तक एक अनंत सूक्ष्म उत्क्रमणीय परिवर्तन द्वारा ले जाते हैं। अब देखिए कोई भी निकाय हमारा है, कोई भी सिस्टम है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक जाने में एक अनंत सूक्ष्म यानी कि एक अवस्था दूसरी अवस्था जाने बहुत कम समय था, बहुत स्मॉल पीरियड लग रहा है या एक अवस्था से दूसरी अवस्था पहुंचने में। अब परिवर्तन कैसा, उत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है, बताया था एक ऐसा प्रक्रम जिसका विपरीत क्रम संभव ना हो। अगर ए से बी बन रहा है तो बी से ए ना बन सके, यानी कि सिर्फ लेफ्ट टू राइट चले, यानी वन डायरेक्शन में चलता है, राइट टू लेफ्ट ना चले, वो कहलाता है उत्क्रमणीय परिवर्तन। एक अनंत सूक्ष्म उत्क्रमणीय परिवर्तन द्वारा ले जाते हैं, यानी एक निकाय क्या हो साम्यावस्था से एक अवस्था से दूसरी अवस्था के लिए तक ले जा रहे हैं। समय कैसा, अनंत सूक्ष्म समय लग रहा है, परिवर्तन कैसा है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। इस प्रक्रम को निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, इस प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। देखिए जब भी हम इसको ले जाएंगे उस समय एक साम्यावस्था दूसरी अवस्था ले जाएंगे तो इसकी जो आंतरिक ऊर्जा है उसमें परिवर्तन होता है, यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, चेंजमेंट होता है, उसकी हम यहाँ पर गणना करेंगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का उपयोग किया, और फर्स्ट लॉ से हम लोग जानते हैं
कि dq बराबर du प्लस dw होता है, यानी कि किसी निकाय को ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा दो भागों में व्यक्त हो जाती है, एक तो आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में और दूसरा जो है वहां पर किए गए कार्य में। उससे हमने लिया है, यानी du बराबर क्या हुआ, dq माइनस dw। हमने उसको क्या किया, रीअरेंज कर दिया है। जब रीअरेंज किया है तो du बराबर dq माइनस dw हो गया है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से लिया गया है। अब देखिए dq इक्वल टू dq, dw बराबर pdv, क्योंकि वर्क डन है ये pdv के बराबर होता है। पिछले वीडियो में हमने बताया है कि किस तरीके से, और बर्डन को निकालना भी साथ में बताया कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, du बराबर, क्योंकि dq बराबर tds, किसके बराबर, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का हमने यहाँ पे उपयोग कर दिया, यानी du बराबर क्या हो गया, t ds माइनस p dv। समीकरण नंबर 1, उनको ध्यान हो, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आंतरिक ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए 4 वेरिएबल की आवश्यकता होती है, जिन्हें जो टेम्परेचर, एंट्रोपी, प्रेशर और वॉल्यूम, इनकी सहायता से इनको हम व्यक्त करते हैं। और साथ में ये भी बताया था कि ये चारों वेरिएबल कैसे हैं, एक दूसरे पर लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे पर निर्भर करते हैं, यानी क्या हुआ, ये एक दूसरे के आपस में फलन भी हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर du बराबर, d मतलब क्या है, इसका अवकलन हो रहा है। यहाँ पर d मतलब क्या, डिफरेंशिएशन, d फॉर डिफरेंशिएशन। जहां पर भी d दिया मतलब क्या है, इसका अवकलन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए u का आंशिक अवकलन करने पर, अब देखिए यहाँ पर एक दिक्कत क्या आई, एक समस्या एक और आ गई। एक समस्या ये आई कि अगर इसका अवकलन किया, हमारे पास क्या वेरिएबल हैं 4। अब हम 4 वेरिएबल को कैसे हम यहाँ पर इसका अवकलन करें, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर पार्शियल डिफरेंस, यहाँ पर हमने पार्शियल डिफरेंस मतलब क्या, आंशिक अवकलन किया। जब हम आंशिक अवकलन इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम एक के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दूसरे को क्या कर देंगे, दूसरे को कांस्टेंट मान लेंगे, तभी हम ऐसा काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डेवर u, 4 वेरिएबल हैं, डेवर u अपॉन डेवर s, आपने क्या किया, इस एंट्रोपी के सापेक्ष इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया और दूसरे के कांस्टेंट ले लिया, यानी डेवर u अपॉन डेवर s एट कांस्टेंट b। देखिए इसके सापेक्ष अवकलन किया, इसको कांस्टेंट ले लिया, इसका मान क्या हो जाएगा, डेवर u अपॉन डेवर s एट कांस्टेंट b इक्वल टू t। ठीक है, ऐसे ही जब हम इसके सापेक्ष अवकलन करें, b के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। यहां पर हमने क्या किया, डेवर u अपॉन डेवर b एट कांस्टेंट s, यहाँ पर कांस्टेंट s करेंगे तो मान क्या आ जाएगा, माइनस का p, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से माइनस p लगा हुआ है। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया और डेवर u अपॉन डेवर s एट कांस्टेंट b इक्वल टू t निकाला, और दूसरा हमने किया डेवर u अपॉन डेवर b एट कांस्टेंट s इक्वल टू माइनस p। दोनों का हमने क्या किया, यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लिया और मान प्राप्त कर लिया। परंतु du एक परफेक्ट डिफरेंशियल है। ये देखिए क्या है, ये हमारा क्या है, परफेक्ट डिफरेंशियल है। ये हमने पार्शियल किया, अब इसको परफेक्ट बनाना पड़ेगा। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब भी अवकलन हो रहा है, अगर नीचे वाले पद अलग अलग हैं, क्रम में है, तब भी क्या होंगे, दोनों के मान आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना, इसको परफेक्ट हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर डेवर u अपॉन डेवर s एट कांस्टेंट b हमने यहाँ पर लिख दिया। दूसरा पद था डेवर u अपॉन डेवर b एट कांस्टेंट s, हमने इनको लिख दिया। अब देखिए डेवर u अपॉन डेवर s तो है, परफेक्ट कैसे बनेगा, जिसके सापेक्ष यहाँ पे अवकलन, इसको मान लेना डेवर अपॉन डेवर b, डेवर अपॉन डेवर b था, इसको हमने पहले कर दिया। इस वाले में डेवर अपॉन डेवर s था, उसमें हमने क्या डेवर अपॉन डेवर b कर दिया। डेवर u अपॉन डेवर b था, वहां पर डेवर अपॉन डेवर s कर दिया। कांस्टेंट में यहाँ पर b है, यहाँ पे कांस्टेंट में s। अब देखिए हमने क्या किया, जब हमने यहाँ पर इसका अवकलन कर दिया तो डेवर u अपॉन डेवर s एट कांस्टेंट b, इसका मान था t, हमने यहाँ पर मान रख दिया डेवर t अपॉन डेवर b। ठीक है, इसमें क्या किया, डेवर u अपॉन डेवर b, इसका मान हमने ऊपर निकाल रखा है, इसका मान क्या था, माइनस का p, हमने यहाँ मान रख दिया डेवर p अपॉन डेवर s और बाहर लगा दिया माइनस। अब देखिए डेवर t अपॉन डेवर b आ गया,
डेवर P अपॉन डेवर S आ गया। अब इसका कांस्टेंट क्या होगा, क्योंकि B के सापेक्ष B को कांस्टेंट नहीं कर सकते, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। यानी इसका जो कांस्टेंट था वो इस साइड आ गया, इसका कांस्टेंट इस साइड चला गया, क्योंकि अगर डेवर T अपॉन डेवर B एट कांस्टेंट भी कर दे तो ये गलत होगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा S और डेवर P अपॉन डेवर S, ये कांस्टेंट हो गया B, यानी कि आगे गया माइनस। देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इसकी सहायता से क्या किया, मैक्सवेल का प्रथम रिलेशन प्राप्त कर लिया। इसे मैक्सवेल का प्रथम ऊष्मागतिक संबंध भी कहते हैं। और इसमें क्या है, 4 वेरिएबल है, देखिए 1 2 3 और 4। इसको अगर हम चाहें साथ में कैसे इसको लर्न करना है तो इसका भी तरीका है, सिर्फ हम इसको एक को तैयार कर लें, डेवर T अपॉन डेवर B एट कांस्टेंट S। अब देखिए इसमें रह क्या गया, T भी आ गया, B भी आ गया, S बचा क्या, P कहाँ गया, ऊपर आ गया, डेवर P। और इन पदों को रीअरेंज कर दें, यानी क्या कर दें, चेंज कर दें, जो बाहर था उसको अंदर, अंदर वाले को बाहर कर दिया। यानी क्या हो गया, डेवर P अपॉन डेवर S एट कांस्टेंट B। और साथ में क्या है, पहला रिलेशन मैक्सवेल का है तो निगेटिव होगा। यानी कहने का मतलब ये है, इसकी सहायता से हम इसको जो है आसानी से लर्न कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बार बार इसको लिख के लर्न करेंगे तो क्या होगा, गलती होगी। इसलिए इस तरीके से इसको हम साथ में लर्न कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, आज के वीडियो में क्या किया, पहला मैक्सवेल का जो रिलेशन था या मैक्सवेल का थर्मल रिलेशन था उसको हमने निकाला, इसका नाम था इंटरनल एनर्जी। और हमने बताया ये क्या है, ऊष्मागतिक वेरिएबल है, इसे ऊष्मागतिक फंक्शन भी माना जा सकता है। हमने क्या किया, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का उपयोग किया, उपयोग करने के पश्चात क्या किया, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के पश्चात इसको परफेक्ट डिफरेंशियल बनाया। परफेक्ट डिफरेंशियल बनाने के पश्चात हमारा मैक्सवेल का प्रथम ऊष्मागतिक संबंध प्राप्त हो गया। इसे कहते हैं ये मैक्सवेल का प्रथम ऊष्मागतिक संबंध है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।